My 3 channels. Please supports and subscribe. Thanks. YouTube stories and cartoons. Stories shorts. Tourism story. Please subscribe. Thanks. आप देख रहे हैं स्टोरी स्कीच एनिमेशन कार्टून और स्टोरी अभी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। Dive into a world of imagination with unique cartoon tales crafted just for you. Each episode takes you to a new universe, exploring आप देख रहे हैं स्टोरी स्कीच एनिमेशन कार्टून और स्टोरी अभी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। दी रिवर गार्डन का एन्चेंटेड ओटर सदा बहार वादी के कल्ब में एक दरिया इतना साफ बह रहा था कि उसने आसमान को आईने की तरह मुनाकस किया था। गांव वालों ने उसे सुलोर स्ट्रीम कहा, लेकिन बहुत कम लोग इस हकीकत को जानते थे कि उसकी हिफाजत एक कदीम रूह ने की थी, जिसे दरियाए सरपरस्त के नाम से जाना जाता था। खालिस पानी का जादू जिसने हर मछली, कंकर और लहर की हिफाजत की। एक प्रामन सुबह जैसे ही दरिया के ऊपर धंधे रकस करती थीं, सतह के नीचे कुछ गैर मामूली हलचल मच गई। एक छोटा सा ऑटर, सुनहरी आंखों वाला, जो पानी पर सूरज की रोशनी की तरह चमकता था, गहराई से निकला। ये ओली था, कोई आम ऑटर नहीं, बल्कि गार्डीन के जादू से छूने वाला। वो फितरत से बात करने और दरिया के सरगोशियों को समझने की सलाहियत रखता था। एक रात ओली को दरिया के रोने की आवाज सुनकर बीदार हुआ। एक आवाज सिर्फ जादुई मखलूक ही सुन सकती थी। दरिया का दिल ढल रहा है, पानी सरगोशी करता है। धंधलाहट कैसे, ओली ने पूछा। आंखें फैल गईं। इंसानों ने ऊपर की तरफ एक डीम बनाया है, करंट मर रहा है। दरिया का बहाव रोक दिया गया था और उसका एक बार जिंदा गाना बेहोश हो गया था। मछली अब हिजरत नहीं कर सकती थी, सरकंडे मुरझा रहे थे और गार्डीन का जादू कमजोर हो रहा था। ओली जानता था कि उसे काम करना है। अगर रिवर गार्डीन मध्यम हो जाए तो ये वादी खशक हो जाएगी। इसने कहा, मुझे करंट को बिहाल करने का कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। ओली ऊपर की तरफ एक जरात मंदाना मुहिम जोई पर रवाना हुआ। रास्ते में वो अपने दोस्तों से मिला। पिप, एक मुतजस्सिस कंगफिशर जो मैलों दूर से खतरे को देख सकता है। रेड, एक पुराना कुछुआ जो दरिया के अफसानों को जानता था। लोना, एक शर्मीली पानी की अप्सरा जो पानी की बूंदों को कंट्रोल कर सकती है। एक साथ वो कमजोर होते हुए धारे का पीछा करते हुए कीचड़ के फिंदों, इलझी हुई जड़ों और लालची आदमियों का सामना करते थे, जिन्होंने कुचरा नदी में फेंक दिया। फिर भी ओली का अज़्म कभी मुतजलजल नहीं हुआ। दरिया ने हमें जिंदगी दी, इसने अपने दोस्तों को बताया, और अब उसे बचाने की हमारी बारी है। दिनों के सफर के बाद ये गुरवा पत्थर और लकड़ी की एक बहुत बड़ी दीवार के पास पहुंचा, जिसे इंसानों ने अपने खेतों के लिए पानी जखीरा करने के लिए बनाया था। लेकिन उसकी दुराड़ों के अंदर तारीक तवानाई दब गई। ये सिर्फ इंसान का काम नहीं है, लोना ने सरगोशी की। ये लानती जादू है।
दुरिया की रूह को निकालना। ओली ने करीब से तेरा और एक सियाह क्रिस्टल दरियाफत किया जो दरिया के जादू पर डीम की बुनियाद में सरायत कर रहा था। दी गार्डीन का अक्स पानी में हल्के से दिखाई दिया। क्रिस्टल को तबाह करो ओली, गार्डीन की आवाज गूंजी। दरिया को आजाद करो। उसके दिल में हौसले के साथ छोटा ओटर कबूतर गहराइयों में चला गया। लोना की तरफ से दिए गए रिवर क्वार्टर्स के शार्ड का इस्तेमाल करते हुए उसने क्रिस्टल को मारा। एक अंधी हुई फलेश ने पानी का जादू हर कतरा से भर दिया। डीम में शगाफ पड़ गया, लानत बिखर गई और दरिया दोबारा जिंदा हो गया। वादी में चांदी के नीले पानी के टोरेंट गिरे, तारिक तवानाई को दूर करते हुए। दी गार्डीन पूरी शक्ल में नमूदार हुआ, बहती हुई रोशनी से बना एक खूबसूरत वजूद। गार्डीन ने कहा कि आपने वो किया है जो बहुत कम कर सकते थे। अब आप दरिया के दिल के रखवाले हैं। ओली जादू से चमक रहा था। उसकी खाल मायर सोने की तरह चमक रही थी। उस दिन से जहां कहीं वो तेरा, फूल खुले, मछलियां नाचें और दरिया एक बार फिर गाया। गांव वालों ने जल्द ही अपने दरिया को दोबारा जिंदा देखा। उन्होंने डीमों की बजाय पल बनाए और फितरत के साथ हम आहंग रहना सीखा। हर सुबह वो ओली को पानी में खेलते देख सकते थे। इसकी हंसी वादी में मूसीकी की तरह गूंजती थी। और जब चांदनी ने लहरों को बोसा दिया, दरियाए गार्डीन की नर्म आवाज अब भी सुनी जा सकती थी। जब तक ओटर करंट को जारी रखेगा, दरिया का दिल कभी मध्यम नहीं हो। लड़का और ड्रैगन। बहुत पहले ड्रैगन फितरत के तवाजुन की हिफाजत करते हुए इंसानों के साथ हम आहंगी के साथ आसमान पर हुकूमत करते थे। लेकिन जैसे जैसे सल्तनतें बढ़ें और लालच जंगल की आग की तरह फैल गया, ड्रैगनों का शिकार किया गया, उनका जादू चोरी हो गया और उनकी कस्म को नापीद होने के किनारे पर धकेल दिया गया। फ्लेमोंग ड्रैगनों में से आखिरी अफसाना में गायब हो गया, सिवाय वेल माउंट पहाड़ों में छुपे एक एक इंडे के दुनिया के बदलने का इंतजार कर रहे हैं, या किसी ऐसे लड़के के लिए जो यकीन करने के लिए बहादुर हो। 12 साला लियो वेडमेर कभी भी फट नहीं बैठा था। ईल्डरगलन के प्रस्कोन गांव में, जो कि घने वेल माउंट की चोटियों के नीचे बसा हुआ था, लियो को उस अजीब लड़के के नाम से जाना जाता था जो दरख्तों से बात करता है और बहुत सारी किताबें पढ़ता है। वो अपनी दादी मेरा के साथ रहता था, जो एक अक्लमंद शफा देने वाली थी, जिसका दावी था कि ड्रैगन अब भी आसमानों पर गैब से घूमते हैं। देहातियों ने उसकी कहानियों पर कहकहा लगाया, लेकिन लियो ने खुली आंखों और खुले दिल से सुना। उसकी 12वें सालगिरह की रात एल्डरगलन में एक तूफान आया। हवा अजीब सरगोशियों के साथ चल रही थी और सब्ज आग की लकीर ने आसमान को रोशन कर दिया। लियो ने उसे महसूस किया, न सिर्फ उसे देखा। किसी चीज ने उसे बुलाया था और वो जवाब देता। चट्टान में गार लियो ने महमजोई की, जहां कोई बच्चा जाने की हिम्मत नहीं करता था। विस्प्रंग होलो, पहाड़ों के दामन में एक प्रीतवादत जंगल। वहां दरख्तों ने क्राहों और कुराहों में उसे अंगूर की बैलों के पर्दे के पीछे छपी हुई गार की तरफ रहनुमाई की। अंदर काई के बस्तर पर जख्मी पड़ा हुआ एक अजदहा था, हकीकी, शानदार और खौफनाक जख्मी। इसकी आंखें गहरी सोना और कदीम लियो की रूह में झांकती थीं। तुम मुझे सुनते हो? ड्रैगन ने कहा, बुलंद आवाज में नहीं, लेकिन लियो के दिमाग में। मैं करता हूं, लियो ने सरगोशी की। आप हकीकी हैं। मुझे इम्ब्रस कहा जाता है। अंबर, जैसा कि लियो उसे पुकारेगा, कोई अफरीत नहीं था, बल्कि जादू का बच्चा था। शिकारियों के हाथों पकड़ा गया और भागते हुए टूट गया। वो बेमुश्किल बच निकला था और अब लड़के और ड्रैगन ने याददाश्त से ज्यादा पुराना रिश्ता कायम किया। अंबर ने स्काई फायर रिलम्स के लियो को बताया, जहां ड्रैगन है कभी सत्तारों के साथ रक्स करते थे और कदीम राजों की हिफाजत करते थे। उसने अंधेरे की वापसी के बारे में बात की, वरकोल नामी एक जंगजू बादशाह की, जिसने अब्दी जिंदगी हासिल करने के लिए ड्रैगन के दिलों को काटना सीखा था। वरकोल के स्काउटस ने अंबर से एल्डरगलन का सुराग लगाया था। पहले ही गांव में सियाहपूशों में अजीब व गरीब आदमी सवाल पूछ रहे थे। लियो को इंतखाब करना पड़ा, खौफ में छिप जाना या उस विरासत की तरफ बढ़ना जिसे वो कभी नहीं जानता था कि वो उसकी थी। अंबर की रहनुमाई में उसने आसमानों का इंतखाब किया। तूफान की परवाज खूनी चांद की रात लियो और अंबर आसमान पर ले गए। सदियों में पहली बार एक ड्रैगन एल्डरगुलन पर चढ़ा
और एक लड़का उस पर सवार हुआ। उनका सफर उन्हें फ्रास्ट स्पाइन, ग्लेशियर्स, अज़ोलोन के खंडरात और अशुन के कुचरे के पार ले गया। रास्ते में वो इत्तेहादियों से मिले, कील नामी एक भगोड़ा स्काई नाइट, सोराया नामी एक वेंड डायन और एक कदीम बात करने वाला ग्रफन जो कभी दायरों के दरवाजे की हिफाजत करता था। लेकिन खतरा कभी पीछे नहीं रहा। बिरकुल के रेविन राइडर्स ने उनका मुसलसल ताक़ब किया और हर जंगंबर को थकन के करीब ले गए। आखिरकार वो पोशीदा एरी पहुंच गए जो बादलों में खोई हुई पुनाहगाह है, जहां ड्रैगन अब भी खफिया तौर पर रहते थे। वहां लियो ने अपने खानदान के बारे में हकीकत दरियाफत की। उसकी माँ, जो कभी मुर्दा समझी जाती थी, एक स्काई कीपर है थी, जो इंसानों और ड्रैगनों के दरमियान कदीम बंधन की मुहाफिज थी। वो वरकूल की अफवाज से आखिरी अंडों की हिफाजत करते हुए मर गई थी। लियो की बर्ड लाइन सरपरस्ती में से एक थी, ड्रैगन हार्ट में पैदा हुई। ईरी में लियो ने कदीम तरीकों से तरबियत हासिल की, स्काई फलीम को चलाना सीखा। ये बुनियादी जादू जो ड्रैगन और सवार को जोड़ता है। लियो के तैयार होने से पहले वरकूल ने हमला किया, एक सियाह फौज और खराब ड्रैगन सपून के साथ। उसने ईरी को तबाह करने और अंबर का दिल लेने की कोशिश की। बादलों के ऊपर एक मायूस जंग में ड्रैगन और सवार एक परों से लड़ रहे थे, साए के खिलाफ आग। लियो और अंबर ने तूफान के दिल में वरकूल का सामना किया। क्यूरेज, इत्तेहाद और अपने बंधन की मजबूती के साथ उन्होंने स्काई फलीम की पूरी ताकत से अंधेरे को दूर किया। वरकूल गर गया, उसकी ताकत बिखर गई। चौरी शुदा दिल आजाद हो गए और आसमान एक बार फिर महफूज हो गए। लियो एल्डर गुलन के पास एक अजीब लड़के के तौर पर नहीं, बल्कि एक लेजेंड के तौर पर वापस आया। अंबर हर सुबह गांव के ऊपर उड़ता था और बच्चों ने एक बार फिर आग और परवाज का ख्वाब देखा। और पहाड़ों के परे आसमानों में ड्रैगनों ने दोबारा गाना गाया, उस लड़के का जो ईमान लाया और उजदहा जिसने उसे पाया। एक साथ वो अफसाने से ज्यादा बन गए, वो उम्मीद बन गए। क्रिस्टल परी और छोटी परी जादुई जंगल के दिल में, जहां दरख्त सुनहरी पत्तों से जगमगा रहे थे और नदियों ने लोरियों को गंगनाया, दो बिल्कुल मुख्तलिफ परियों में रहते थे। एक कदीम और अक्लमंद, दूसरी जवान और मुतजस्सिस। हीरों की तरह चमकता, जब भी चांद तुलुआ होता है नरमी से चमकता है। किंवदंतियों ने सरगोशी की कि वो एक गरे हुए सितारे से पैदा हुई थी और उसके दिल में सच्चाई और रोशनी की ताकत थी। दूसरा लोमा नामी एक छोटी, चंचल रूह थी, जिसे अक्सर छोटी परी कहा जाता था। वो फूलों की कल्ली से बड़ी नहीं थी, जिसके परों जैसे नर्म पनखड़ियों और हंसी ने फूलों को मजीद रोशन कर दिया था। एक सुबह लोमा शबनम के कतरे पर बैठा, आसमान की तरफ घूर रहा था। ओह, काश मैं क्रिस्टल परी की तरह ताकतूर बनूं, जिसने उसने आ भरी। तब मैं जंगल में सबकी मदद कर सकता था, न सिर्फ तितलियों का पीछा करता था और रात को चमकता था। उसकी बातें सुनकर ऊपर बैठे अक्लमंद बूढ़े उल्लू ने आहिस्ता से कहा, हकीकी ताकत साइज या ताकत के बारे में नहीं है, छोटा। शायद आप वक्त पर ये सीख लेंगे। लेकिन लोमा को समझ नहीं आई। वो अजीम बनना चाहती थी, क्रिस्टल परी की तरह चमकती थी। इसी रात जैसे ही चांदनी गलेड में डाली, क्रिस्टल परी खूबसूरती से उतरी। इसके परों की चमक घास में फैल रही है। लोमा की आंखें फैल गईं। तुम ताकत के तालिब हो? नन्ही परी क्रिस्टल परी ने शफकत से पूछा। हाँ, लोमा ने चौंक कर कहा, मैं आपकी तरह चमकना चाहता हूं और जंगल की हिफाजत करना चाहता हूं। क्रिस्टल परी जानकर मुस्कुरा दी। फिर मेरी पैरवी करें, लेकिन याद रखें, जो आप चाहते हैं वो आपकी जरूरत नहीं है। वो जंगल की गहराई में उड़ गए, जहां दरख्त मर गए और साए जमीन से चमट गए। एक कदीम सियाह धंध ने रेंगना शुरू कर दिया था, जिससे जड़ों को दबाने और गाने की नदियों को खामोश करने का खतरा था। ये जंगल का दुख है, क्रिस्टल परी ने वजाहत की। मैं उसके खिलाफ हिफाजत करता हूं, लेकिन धंध हर साल मजबूत होती जाती है। आज रात मुझे मदद की जरूरत होगी। लोमा के पंख कान उठे। वो अभरते हुए साए के मुकाबले में बहुत छोटी थी।
क्रिस्टल परी ने लोमा के नन्हे हाथों को छुआ। मैं आपको अपनी ताकत नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूं। हिम्मत आपके अंदर खुलनी चाहिए। एक साथ वो स्याह धंध के दिल की तरफ उड़ गए। साय ने सरगोशी की, इन्हें डराने की कोशिश की। लोमा ने जालमाना आवाजें सुनी, तुम बहुत छोटे हो, तुम बेकार हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लम्हे के लिए वो इन पर यकीन कर गई, लेकिन फिर उसे अल्लाह के अल्फाज याद आ गए। हकीकी ताकत साइज के बारे में नहीं है। मैं छोटी हो सकती हूं। वो बहादुरी से चलाई, लेकिन मेरी रोशनी अब भी चमक रही है। और उसके साथ ही उसके परों की चमक पहले से ज्यादा चमक उठी। एक पाकीज़ा नर्म रोशनी उसके दिल से निकली, साये को बिखेर रही थी। क्रिस्टल परी की हीरे की चमक लोमा की नर्म चमक के साथ शामिल हो गई, चांदी और सोने के धागों की तरह एक साथ बनी हुई थी। धंध सुस्की और फट गई। इस वक्त तक पीछे हटती रही, जब तक कि जंगल फिर से आजादी के साथ गाना न गाए। दरख्त लंबे लंबे थे, चांदनी में फूल खुले थे, और नदियां एक बार फिर रक़्स करती थीं। क्रिस्टल परी ने लोमा के पास घुटने टेके। तुमने देखा, छोटा सच्चा जादू बड़ा बनने की ख्वाहिश से नहीं आता, लेकिन इस बात पर यकीन करने से कि आप पहले ही कौन हैं। आपकी छोटी सी रोशनी जंगल को बचाने की कलेद थी। लोमा मुस्कुराई, उसके पर नए आतिमाद के साथ चमक रहे थे। वो अब क्रिस्टल परी नहीं बनना चाहती थी। इसे अपने होने पर फख्र था, वो नन्ही परी जिसमें चमकने की हिम्मत थी। इस रात से आगे जादूगर जंगल में एक नहीं बल्कि दो मुहाफिज थे। क्रिस्टल परी ने हिकमत के साथ देखा, और लोमा खुशी से नाच रही थी। इसकी हंसी उम्मीद को ग्लेड्स में ले जा रही थी। और इस तरह जब भी जंगल अंधेरा होता था, परियों की रोशनी एक साथ चमकती थी। ये साबित करती है कि छोटी सी चमक भी गहरी रात को गरक समंदरी जहाज का राज बहुत पहले, सुनहरी बादबानों और गर्जने वाली तोपों के दौर में, एक खौफनाक समंदरी डाकू कप्तान था जिसे कीपटन बलेक फींग कहा जाता था। उसका जहाज समंदरी सांप कहा जाता था कि वो रख नहीं सकता। आधी रात की तरह काले बादबानों के साथ, और एक अमला जिसने हर मिलाह को खौफजदा कर दिया। कैप्टन बलेक फेंग समंदरों में घूमता फिरता था और बादशाहों और ताजरों का खजाना लौटता था। लेकिन एक तूफानी रात समंदरी सानिब समंदर की गहराइयों में गायब हो गया। इसके साथ बेशुमार दौलत और एक राज इतना ताकतूर था कि किसी को इसके बारे में बात करने की हिम्मत न थी। सदियों बाद एक पुरस्कून साहिली शहर में लेना नामी एक नौजवान गोताखोर हमेशा समंदरी नाग के अफसानों की तरफ मतवजा रही थी। वो अपने दादा की उन भूत अंगेज रोशनियों के बारे में कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई, जो कभी कभी समंदरी बहरी जहाज की लहरों के नीचे चमकती थी। मबीना तौर पर डूब गया था। बहुतों ने तलाश किया, लेकिन किसी को मलबा नहीं मिला। एक शाम अपने सबसे अच्छे दोस्त काई के साथ चट्टानों की तलाश के दौरान लेना पत्थरों में दबे हुए सीने से ठोकर खा गई। अंदर एक फटे हुए चमड़े का नक्शा था, जिस पर अजीब और गरीब अलामतें और एक से समंदर के बीच में गहरा था। नीचे धुंधले अल्फाज पढ़े, परजोश लेकिन महतात। लेना और काई ने नक्शे की पैरवी करने का फैसला किया। स्कोबा गैर और अज़्म के साथ दोनों दोस्त एक छोटी कश्ती पर रवाना हुए। जैसे ही वो निकात तक पहुंचे, समंदर बहुत पुरस्कून हो गया। सतह के नीचे गोताखोरी करते हुए उनका इस्तकबाल चमकती हुई मच्छलियों और मुरजान की बुलंदियों के स्कोलों ने किया। फिर नीले सब्ज अंधेरे में से समंदर की तह में चट्टानों के दरमियान एक बड़े जहाज का नक्शा नमूदार हुआ। उसका पत्ता बारनीकलों से ढका हुआ था और टूटी हुई तोपें समंदर की तह में बुखरी पड़ी थीं। लेकिन जिस चीज ने लेना की आंख को पकड़ा, वो बहुत बड़ा अजदहा था, जो अभी तक बरकरार है। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही हैं, जैसे जिंदा हो। जहाज के अंदर लेना और काई ने सोने के सुक्के, जवाहरात से लदे हुए प्याले और जवाहरात से भरे हथियार दरियाफत किए। लेकिन कप्तान के क्वार्टर्स के अंदर गहराई में एक बंद सीना पड़ा था। जैसे ही लेना ने उसे छुआ, कमरा कांप उठा और पानी में से एक ठंडी आवाज ने सरगोशी की। इसके खौफ को नजरअंदाज करते हुए लेना ने सीना खोला।
अंदर खजाना नहीं बल्कि एक क्रिस्टल दिल था जो सरख रोशनी से चमक रहा था। अचानक जहाज में हलचल मच गई, गोया जिंदा है। सांप की शक्ल के सर की आंखें रोशन हो गईं और बलेक फेंग के अमले की भूत शक्लें नमोदार हुईं, जो उनके गर्द तैर रही थीं। कैप्टन बलेक फेंग की रूह भरी, इसका कंकाल समंदरी सवार और मराजान की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। सानप का दिल एक मलाउन ज़ियोर था जिसने समंदरी सांप को अपनी ताकत बख्शी। उसने जहाज को नाकाबिल शिकस्त बना दिया, लेकिन उसके अमले को अबदी बदामनी में मुब्तला कर दिया जब वो डूब गए। दिल को तबाह कर और हमें आजाद कर, या उसे रखो और लांत का वारिस हो। लेना फाड़ दिया गया था। दिल नाकाबिल तसव्वुर ताकत से चमकता है। ये उसे अमीर, ताकतवर, यहां तक कि अफसानवी बना सकता है। लेकिन जब उसने फंसे हुए अमले के गम ज़दा चेहरों को देखा तो वो जानती थी कि क्या करना है। काई की मदद से उसने दिल को जहाज की तोप में रखा और उसे समंदर की गहरी खाई में फेंक दिया। समंदर गुर्जने लगा, जीवर बिखर गया और एक ही लम्हे में रूहें सुनहरी रोशनी के फटने से गायब हो गईं। जहाज रीत में गिर गया। आखिरकार उसकी लांत टूट गई। लेना और काई अपनी दरियाफत के सबूत के तौर पर सिर्फ चंद सके और बाकियात लेकर घर वापस आए। लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज लेकर गए। कैप्टन ब्लेक फेंग और उसके अमले को उनकी अब्दी कैद से आजाद करने की कहानी। शहर ने उन्हें हीरो के तौर पर सराहा और अगरच्चा लेना अपने ख्वाबों से भी ज्यादा अमीर हो सकती थी। वो जानती थी कि हकीकी खजाना हिम्मत, दोस्ती और आसान चीजों पर हक का इंतखाब करना है। और कभी कभी पुरस्कोन रातों में उसने कसम खाई कि वो हुआ में एक मध्यम आवाज सुन सकती है। शकराया, लड़की, समंदरी सांप आखिरकार आराम कर रहा है। बंदर का शहरी बचाव मिशन, एक अखलाकी कहानी, एक हलचल मचाने वाले शहर के दिल में हारन बजाते हुए, चमकती हुई रोशनियों और दौड़ते लोगों से भरा हुआ। वहां एक छोटा लेकिन खूबसूरत सब्ज पार्क तमाम शोर के बीच में एक प्रस्कून जजीरा खड़ा था। ये पार्क बहुत से परिंदों, गलहरियों और मेलो नामी एक नहायत चालाक बंदर का घर था। मेलो कोई आम बंदर नहीं था। वो इंसानों के दरमियान काफी उरसे तक जिंदा रहा था ताकि उनका सीख सके तरीके, जिनसे वो बता सकता था कि ट्रैफिक लाइट कब सर्ख हो जाएगी। वो जानता था कि दुकानदार सबसे मीठे कीले कहाँ बेचते हैं, और यहां तक कि समझ गए कि दूसरों की मदद करना मुस्कुराहटें और बाज औकात उजाफी फल हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। हर सुबह मेलो पार्क के बड़े बरगद के दरख्त पर झूलता और खुश गप्पियों के साथ दिन का इस्तकबाल करता। बच्चे अक्सर वहां खेलने आते, उसे मूंगफली फेंकते या उसकी मज़हका खैज चालों पर हंसते। लेकिन एक सुबह किसी गैर मामूली चीज ने उसकी तेज आंखों को पकड़ लिया। पार्क के दाखिली दरवाजे के करीब स्ट्रीट लैंप पर चढ़ते हुए मेलो ने एक मसरूफ सड़क के किनारे प्लास्टिक के थैले में फंसे हुए एक छोटे परिंदे को देखा। बेचारी चड़िया बेचैन होकर फड़फड़ा रही थी। उसके परों में मजबूती थी। मेलो का दिल तशवीश से भर गया। अरे नहीं, वो छोटा सांस नहीं ले सकता, उसने सोचा। एक लम्हा जाया किए बगैर वो खंबे से नीचे कूद पड़ा और परिंदे की तरफ भागा। लेकिन ये आसान नहीं था कि कारें गुजर जाएं, हारन बजें और इंसान तेजी से आगे बढ़ें, उस छोटी सी मखलूक को तकलीफ में ना देखें। मीलों ने ट्रैफिक के बहाव का मुतालिया करते हुए इंतजार किया। उसे सर्ख और सब्ज रोशनियां याद आएं। जब सर्ख रोशनी चमकी, कारें रख गईं। ये उसका मौका था। जब रोशनी सर्ख हो गई, मीलो आगे बढ़ा। वो ऐन वक्त पर परिंदे के पास पहुंचा और अपनी फरतेली अंगुलियों से प्लास्टिक को खींचने की कोशिश की। ये मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर भी गरा उसके लिए इतनी तंग थी कि उसे अकेले ही खत्म नहीं किया जा सकता। तो मेलो ने वही किया जो वो सबसे बेहतर जानता था, कि उसने अपने बंदर तरीके से मदद मांगी। वो करीबी बेंच पर छलांग लगाकर फंसे परिंदे की तरफ इशारा करते हुए अपने बाजू हिलाने लगा। आसपास के स्कूल के बच्चों के एक ग्रुप ने उसे देखा। अरे, उस बंदर की तरफ देखो, अयान नामी लड़के ने इशारा करते हुए कहा। वो हमें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे मीलों के पीछे हो लिए,
जो पीछे भागती हुई चिड़िया की तरफ बढ़ी और दोबारा इशारा किया। उनकी टीचर मुसहना फौरन समझ गई। ए अजीज, वो गरीब परिंदा तेजी से आगे बढ़ते हुए बोला। करीबी पुलिस एहलकार ने हंगामा आराई को देखा और ट्रीफक को रोकने में मदद की। एक साथ आयान और मसहना ने एहतियात से परिंदे को प्लास्टिक से आजाद किया और उसे थोड़ा सा पानी दिया। छोटी चिड़िया ने अपने परों को फड़फड़ाते हुए शुक्रगुजारी से चहचहाया और आसमान की तरफ उड़ गया। मेलो खुशी से अच्छल पड़ा, तालियां बजाएं और बेक फल्प करते हुए सबको हंसाया। बंदर हीरो की खबरें तेजी से फैल गईं। अगले दिन मेलो की तस्वीर मकामी अखबार में सरखी के साथ शाया हुई। बंदर बर्ड सुट्टी के मेहरबान जानवर को बचाता है। लोग न सिर्फ खेलने के लिए बल्कि इस बहादुर बंदर से मिलने के लिए भी आने लगे जिसने एक जान बचाई थी। कुछ उसके लिए फल लाए, दूसरे सिर्फ मुस्कुराने और लहराने आए। लेकिन मेलो ने शहरत को अपने सिर पर नहीं आने दिया। उसने अब भी अपने दिन किसी ऐसे शख्स की मदद करने में गुजारे जिन्हें उसकी जरूरत जानवरों या इंसानों की तरह थी। एक बारिश की दोपहर, जैसे ही गर्ज चमक और बारिश की बूंदें आबशारों की तरह बरस रही थीं, मेलो ने एक दरख्त के नीचे पनाह ली। अचानक उसने एक हल्की सी सरगोशी की आवाज सुनी। ईक उसने सर झुकाते हुए क्या सोचा। उसने आवाज का ताक़ुब किया और एक छोटे कुत्ते को नाले में फंसा हुआ पाया। कपकपा रहे हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। पानी की सतह तेजी से बढ़ रही थी। मेलो जानता था कि कुत्ते का बच्चा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वो पार्क के गार्ड हाउस की तरफ भागा, ऊंची आवाज में चहचहाते हुए और दरवाजे पर लाठी मारते हुए। चौकीदार ने चौंक कर उसे खोला। मेलो, अब उसने पूछा, क्या हुआ? मेलो ने जोर से चीखते हुए नाले की तरफ इशारा किया। गार्ड ने उसका पीछा किया और वहां यह छोटा कुत्ते का बच्चा फंसा हुआ था और कांप रहा था। बगैर किसी हचकचाहट के गार्ड ने ग्रेट को उठाया और आईन वक्त पर कुत्ते को बाहर निकाला। गार्ड ने मुस्कुराते हुए मेलो का सिर थपथपा दिया। तुमने यह दोबारा कर दिया, मेरे छोटे हीरो। मेलो खुशी से चीखा, इस बात पर फख्र किया कि उसने एक और जान बचाई है। फाउंटीन के जरिया बच्चा चंद हफ्तों बाद पार्क पहले से ज्यादा मसरूफ था। अहल खाना पकने पर आए और बच्चे खुशी से उधर उधर भागे। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, मेलो ने देखा कि एक छोटा लड़का चश्मे के पास अकेला खड़ा है और आहिस्ता से रो रहा है। बंदर तजस्सुस से करीब आया। लड़का सोंघा, मैं अपने वालदेन को नहीं ढूंढ सकता। मेलो समझ गया, वो बात नहीं कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि क्या करना है। वो सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया और भीड़ को सकीन किया। फिर उसने देखा कि एक जोड़े बेध्यानी से पुकार रहे हैं, अरहम तुम कहाँ हो? चे झुक गया, आदमी की आस्तीन से टकराया और चश्मे की तरफ इशारा किया। माँ बाप पीछे हो गए और अपने बेटे को महफूज देखकर उसे मजबूती से गले लगा लिया। माँ आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दी। शुक्रिया छोटी बंदर, उसने आहिस्ता से कहा। मेलो ने मुस्कुराकर अपना सिर खजाया, शर्म महसूस कर रहा था। कदीम आसार का वक्त मोड़ने वाला सफर सहराए सोलारा की जलती हुई धूप के नीचे नौजवान माहिर आसार कदीमा लेना डारू ने एक गैर मामूली चीज का पता लगाया, जो चमकती हुई रनों में ढका हुआ एक छोटा सा ओबसेडिन बाकस जो दिल की धड़कन की तरह धड़कता था। जैसे ही उसने सदियों की रीत को साफ किया, रॉन्स चमकदार चमकने लगे, जो एक सांप के साथ जड़े हुए रीत के शेषे की अलामत बन गए। अवशेष, जिसे सिर्फ अफसानों में क्रोनूस सेल के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि वो वक्त को मोड़ने की ताकत रखता है। इस रात जब सहरा की हवाएं चल रही थीं, लेना ने डब्बा खोला। सुनहरी रोशनी की एक लहर बाहर निकल गई, उसके उर्द गर्द जमने का वक्त। जब रोशनी खत्म हो गई तो वो इसी सहरा में खड़ी रही, लेकिन ऊपर के सितारे मुख्तलिफ थे। वो 5000 साल माजी में ले जा चुकी थी, इससे पहले कि उसने पत्थरों और सोने के एक अजीम इल्शान शहर उमूनरा को फैलाया। अफसानवी तहजीब के बारे में कहा जाता है कि वो रातों रात खत्म हो गई। लेना खौफ के आलम में घूम रही थी जब कदीम पादरी तीरते क्रिस्टल के साथ रसूमात अदा करते थे, जो उसके आसार के तौर पर इसी तवानाई से चमकते थे। वहां उसकी मुलाकात
एक नौजवान मुसन्नफ कायरो से हुई जिसने दावी किया कि ये आसार क्रोनो गार्डियंस की तख्लीक हैं जो वक्त के बहाव को देखते थे। गार्डियन बहुत पहले गायब हो गए थे जब उनके अपने ही एक ने उन्हें धोखा दिया, खुद तारीख को दोबारा लिखने की कोशिश की। क्रोनोस सेल उनकी ताकत का आखिरी टुकड़ा था जिसे उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सेल कर दिया गया था। लेकिन अब लेना की आमद ने उसे बीदार कर दिया था और उसके साथ कुछ और जाग गया था। अजीब मज़ाहिर अमूनरा नदियों में से गुजरते हुए पीछे की तरफ बहते, सितारे टमटमाते और कदीम मुजस्मे सरगोशी करते। कायरो और लेना ने दरियाफ्त किया कि धोखा देने वाले गार्डीन ज़ेफिरोस ने ओशीश के दोबारा फ़याल होने को महसूस किया था और वो अपने वक्त की झील से वापस आने की कोशिश कर रहा था। उसे रोकने का वाहिद तरीका ये था कि वक्त के बाकी 3 आसार को इकट्ठा किया जाए। शेशे के शहर में छिपा हुआ जमाना का आईना, सदियों के समंदर के नीचे दफनहोर उस्टोन, इटर्नम का अमला वक्त के किनारे पर आखिरी गार्डीन की हिफाजत करता है। एक साथ लेना और कीरो ने बदलते हुए दौर से अपने खतरनाक सफर का आगाज किया। चमकते हुए पोर्टल्स के जरिए सफर करते हैं जो क्रोनोस सेल की ताकत से खुलते हैं। उनका पहला पड़ाव मशीनों के जेर इख्तिदार मुस्तकबल था, जहां इंसान सिर्फ अफसानों के तौर पर मौजूद थे। तैरते हुए शीशे के शहर के अंदर उन्हें जमानों का आईना, एक क्रिस्टल पेन मिला जिसमें हकीकत का हर मुमकिन वर्जन दिखाया गया है। जब लेना ने उसकी तरफ निगाह की तो उसने अपने आप के ऐसे बेशुमार नुस्खे देखे जो कभी नहीं मिले। एक जो मलका बनी, वो जो खुद रोशनी में बदल गई, लेकिन उससे पहले कि वो उसे हासिल कर पाती, ज़ेफिरोस का साया उनके गर्द घूमता हुआ जाहिर हुआ। कायरो ने शीशे को तोड़ दिया, बाकियात को आज़ाद किया, लेकिन वक्त को तोड़ते हुए उन्हें मुख्तलिफ टाइम लाइन्स में बखेर दिया। लेना पानी के अंदर बेदार हुई, चमकते खंडरात से घरी हुई थी। कदीम रूहें सरगोशियां करते हुए उसे हॉरस्टोन की तरफ रहनुमाई करती हैं। ये एक धड़कन वाला जवाहिर है जिसने वक्त को पूरी दुनिया में बहाया। इसका दावी करने के लिए उसे अपने माजी के लम्हात को, अपने वालिद को खोने के दर्द को जिंदा करना पड़ा, वो इंतखाब जिन पर उसे पछतावा था और वो हिम्मत जिसको वो भूल गई थी। जब उसने हॉरस्टोन को छुआ तो ये उसके दिल की धड़कन के साथ घल मिल गया, जिससे वो इन लम्हों पर काबू पाती थी जो वो सुस्त, तवक्कुफ या मुख्तसर वक्फों के लिए वक्त को तेज करे। इस तोहफे के साथ वो कीरो से दोबारा मिल गई। अब बूढ़ी है और सदियों से उसकी तलाश में इल्म उठाए हुए है। वक्त के किनारे पर अब्दी ऑब्जर्वेटरी खड़ी थी, जहां आखिरी सरप्रस्त आस्टरा इंतजार कर रहा था। उसने इटर्नम के स्टाफ के पास वाहिद हथियार था जो ज़ेफिरोस को हमेशा के लिए सेल करने के काबिल था। लेकिन आस्टरा ने एक खौफनाक हकीकत का इंकिशाफ किया। लेना खुद भी धोखा देने वाले की औलाद थी, जिसे किस्मत ने साइकिल को खत्म करने या उसे दहराने के लिए मुंतखब किया था। ज़ेफाइरोस नमूदार हुआ, वक्त खुद उसके गर्द घूम रहा था। उसने लेना को अपने वालिद को बचाने और उसके दर्द को मिटाने के लिए तारीख को दोबारा लिखने का इंतखाब करने की पेशकश की, या वक्त के कुदरती बहाव को महफूज रखने के लिए आसार को तबाह कर दिया। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। लेना ने क्रोनोस सेल को उठाया और सरगोशी की, वक्त को आगे बढ़ना चाहिए। ओशीशें आपस में जम हो गईं, जिससे एक चमकदार फट पड़ा जिसने ज़ेफिरोस के जौहर को तोड़ दिया और तवाजुन बेहाल किया। टाइम लाइन्स सयुद्ध में हैं, तारीख का एक वाहिद मुस्तहकम बहाव बनाता है। जब लेना ने आंखें खोलें तो वो सहराए सोलारा में वापस आ चुकी थी। ओशेश खामोश और खामोश पड़ी है, उसकी चमक हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन जब उसने रीत में अपने अक्स को देखा तो उसने अपने पास कायरो की मध्यम मुस्कुराहट को देखा, जो इस दोस्ती की एक लाजवाल बाज़गशत थी जो उम्रों से मुस्तकबल के चिड़ियाघर हाथी का आज़ादी का सफ़र साल 2145 में दुनिया शीशे के बुलंद शहर तैरती गाड़ियों से भर गई और मसनूई ज़हानत जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तकरीबन हर हिस्से को चलाती है। फिर भी इतनी नाकाबिल यकीन तरक्की के बावजूद कुछ पुरानी रवायात बाकी हैं। इनमें चिड़ियाघर भी थे, सिवाय ये कोई आम चिड़ियाघर नहीं थे।
नियो टोक्यो के कल्ब में वाक़ नियोलाइफ ज़ू पंजरों या सुलाखों वाली जगह नहीं थी। उसके बजाय उसने कुदरती रहाइशगाहों को दोबारा बनाने के लिए होलोग्राम, आब ओहुआ पर काबू पाने वाले गंबद और रोबोटिक कीयर टेकर्स का इस्तेमाल किया। यहाँ जानवरों को देखने वालों के लिए दिखाया गया था, लेकिन चमकदार सतह के नीचे बहुत सी मखलूक़ात अब भी किसी बड़ी चीज़ आज़ादी के लिए तरस रही थीं। ऐसी ही एक मखलूक एलरोन थी, एक शानदार हाथी जिसकी चांदी की नोकदार दानत और गैर मामूली ज़हीन आंखें थीं। दूसरे हाथियों के ब्राकस एलरोन के पास एक तहफा था। वो अपने अर्धगर्द मौजूद मशीनों की आवाज़ को समझ सकता था। ड्रोन की सरगोशियां, हिफाजती निज़ाम की कंपन, रोबोटिक कीपर्स की कोडशद्दा आवाज़ें, ये सब उसके लिए मानी खेज था। गोया वो न सिर्फ फितरत बल्कि मुस्तकबल के लिए भी पैदा हुआ है। हर रोज़ लोगों का हुजूम एलारोन के एनक्लोजर के इर्द-गिर्द जमा हो जाता था, ये देखते हुए कि वो रोबोटिक ट्रेनर्स की रहनुमाई में करतब दिखाता है। बच्चों ने तालियां बजाएं, होलोग्राफिक कैमरों ने रिकॉर्ड किया और चिड़ियाघर को फायदा हुआ। लेकिन रात को जब नय्यन की रोशनियां मुद्दम हो गईं और डर्रून खामोशी से ऊपर मंडिला रहे थे, एलारोन अपनी तने को शीशे की रकावट के खिलाफ रखता और सितारों की तरफ देखता। उसे कुछ कहानियां याद आएं जो उसकी दादी हाथी ने उसे जमीन की अजीम सवाना के बारे में सुनाई थी, जहां हाथी आजादाना घूमते फिरते थे, सिर्फ हुआ और नदियों की रहनुमाई। अगरच्चा एलरोन ने ऐसी जगहें कभी नहीं देखी थीं, लेकिन यादें इसके अंदर गूंज की तरह रहती थीं। एक शाम जब रोबोटिक कीयर टेकर रिचार्ज कर रहा था, एलारोन ने अपना कान जमीन पर दबाया और चिड़िया घर के नीचे शहर की बिजली की तारें गंगना रही थीं। ये वो वक्त था जब उसके जहन में पहली बार ये ख्याल पैदा हुआ, शायद बाहर निकलने का रास्ता ताकत के जरिए नहीं बल्कि उन मशीनों के जरिए है जो मुझे यहाँ रखती हैं। एलारोन हर रात गौर से सुनने लगा। उसने चिड़िया घर के ताल सीखे, खुदकार दरवाजे जो बोट्स की सफाई के लिए सिर्फ आधी रात को खुलते हैं। ताकत के इजाफे ने होलोग्राफिक रुकावटों को मुख्तसरन कमजोर कर दिया। उसने एक गैर मुतवक्का दोस्त को भी दरियाफ्त किया, मेरा एक नौजवान लड़की जो अक्सर चिड़ियाघर का दौरा करती थी। दूसरों के बराकस वो उसे हंसाने या रिकॉर्ड करने नहीं आई, वो बात करने आई थी। शीशे के करीब खड़े होकर उसने बड़े शहरों से बाहर की दुनिया को तलाश करने के अपने ख्वाबों के बारे में सरगोशी की। मेरा अकेली थी और उसे यकीन था कि एलरोन उसे समझ गया है। एक रात जब मेरा इख्तितामी वक्त से गुजर रही थी, तो उसने एलारोन को अपने तने के हलकों और सर्कट डायग्राम से मुशाबहा लकीरों के साथ जमीन पर अजीब व गरीब नमूनों का सुराग लगाते हुए देखा। हैरान, उसने महसूस किया कि वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। आप बचना चाहते हैं, क्या आप नहीं? उसने सरगोशी की, आरजू से भरी हुई आवाज। ये उनकी शराकत का आगाज था। मेरा खफिया तौर पर एक टेक जीनेस होने के नाते उसने बनाया हुआ एक छोटा सा न्यूरल हैकिंग डिवाइस इसम्गल किया। एक साथ वो और एलरोन रात को काम करते थे। उसने आले को शीशे की दीवार के साथ रखा, जबकि एलरोन ने अपने कुदरती कंपन को चिड़ियाघर के पावर करंट के साथ हम आहंग किया। धीरे धीरे उन्होंने सिस्टम को तोड़ दिया। मुंतखब रात को चिड़ियाघर नयीन आसमानों के नीचे चमका। ड्रोन सुस्ती से मंडला रहे थे, उनके सेंसर इस बात से अंधे थे कि क्या होने वाला है। मीरा ने अपनी कलाई के कंसोल पर एक हतमी तरतीब टेप की। एलारोन ने अपना तने को बुलंद किया और शहर की फ्रीक्वेंसी से मुमासिल एक धीमी हंगामा आराई की। अचानक होलोग्राफिक रुकावटें टमटमा गईं, एक बार, दो बार और फिर गायब हो गईं। दरवाजे ऐसे खुले जैसे जबरदस्त हाथी के आगे झुक रहे हों। अपनी जिंदगी में पहली बार एलारोन दीवारों से आजाद था। फौरी तौर पर अलार्म बज गया और रोबोटिक सेंट्रेज आगे बढ़ गए। लेकिन एलारोन कोई आम हाथी नहीं था, उसने उनकी हर हरकत का नक्शा बनाया था। मीरा की खफिया गलियों में रहनुमाई करते हुए, वो ड्रोन को चकमाते हुए और होलोग्राफिक बल बोर्ड्स के नीचे फिसलते हुए नेवन लाइट गलियों से गुजरे। शहर के लोग एक दीव हेकल हाथी को देखकर बेदार हो गए जो मुस्तकबल के शहर से गुजर रहा है। घंटों की दौड़ के बाद वो शहर के किनारे पर पहुंचे, जहां फलकबोस इमारतें खत्म हुईं और भूली हुई जमीनें शुरू हुईं। इन जमीनों को इंसानों ने सदियों पहले छोड़ दिया था,
जो मौसमियाती तब्दीलियों के बाद फितरत पर छोड़ दिया गया था। यहाँ असली दरिया बहते, असली घास अगी और जंगली रिवॉर्ड फिर भी घूमते रहे। जब एलरोन ने मिट्टी पर कदम रखा तो उस पर गहरी खामोशी छा गई। ये मशीनों की गूंज या रोशनियों की गूंज नहीं थी, ये खालिस आजादी थी। उसने अपना सौंड उठाया और इस जोर से नरसंगा फूंका कि वादियों में गूंजने लगी। मेरा उसके पास खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम अभी घर हो, उसने सरगोशी की। एलरोन ने अपनी अक्लमंदी से नजरें उसकी तरफ फेरें और आहिस्ता से उसके कुंधे को अपनी सोंड से छुआ। वो सिर्फ उसकी नजात दहिंदा नहीं थी, वो अब उसके रेवड़ का हिस्सा थी। उसके बाद के सालों में आजादी के हाथी के बारे में शहरों में वसूसे फैल गए, जो मुस्तकबल के चिड़ियाघर से निकलकर अब जंगली जमीनों में घूम रहे थे। बाज ने कहा कि उसने दूसरे जानवरों को आजादी की तरफ ले जाया। दूसरों ने दावी किया कि वो जंगलात का मुहाफिज रूह बन गया है। लेकिन मेरा हकीकत जानती थी। एलरोन ने न सिर्फ खुद को आजाद किया था, बल्कि उसने इंसानों के दिलों में एक बीज बो दिया था, उन्हें याद दिलाते हुए कि मुस्तकबल कितना ही तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, फितरत की जंगली रूह को कभी पंजरे में बंद नहीं किया जा सकता। और इस तरह मुस्तकबल के आसमान के चमकते सितारों के नीचे अजीम हाथी का आजादी का सफर एक अफसानवी कहानी बन गया, जो हुआ पर चलाई गई, हर उस बच्चे को सुनाई गई जिसने खुले आसमानों और लामतनाही उफ़क़ का ख्वाब देखा था। मादी की बाज़गश्त, एक गांव की भूली हुई कहानी। जुमरुद की पहाड़ियों और धंधली नदियों के दरमियान वाक़ा रेविन उस्पेल का प्रस्कून गांव है। वक्त धीरे धीरे चल रहा है। था वहां हुआ माजी के गीत ले रही थी, और रास्ते के हर पत्थर ने याददाश्त से पुरानी कहानी सुनाई थी। लेकिन गांव वालों ने कभी उसके बारे में नहीं बताया जो 100 साल पहले हुआ था। उन्होंने उसे खामोशी का नाम दिया। रात के वक्त जब हुआ बल्लूत के पुराने दरख्तों से गुजरती थी, इसमें बाज औकात मध्यम सरगोशियों की आवाजें आती थीं जो किसी और वक्त से आती थीं। सिर्फ सबसे बड़ी दिहाती दादी एलडा ने सुनने की हिम्मत की। एक दिन लेवरा नामी एक नौजवान मोर्ख रेवीन इस्पेल पहुंचा, जो कि एक गांव की अफवाहों से मुतासिर हुआ जो अपनी तारीख को भूल गया था। स्कीचबिक और लालटीन के साथ उसने सवालात पूछे, लेकिन लोग खौफजदा होकर मुन्ना मोड़ गए। आखिरकार एक बूढ़े ने बड़बड़ाया, कुछ कहानियां किसी वजह से दफन होती हैं। मस लियवरा ताहिम जाने नहीं दे सका। इस रात जब वो लावारिस चीपल के करीब चल रही थी, उसने बच्चों के हंसने की हल्की सी आवाज सुनी। हालांकि चीपल कई दहाइयों से खाली था। जंगल के किनारे पर एक पुराने घर के अंदर लेवरा ने फटे हुए फर्श बोर्ड्स के नीचे एक जरीदा दरियाफत किया। ये आरिन नामी लड़के का था, जिसकी तारीख 1823 थी। उसके अल्फाज आसमान में अजीब रोशनियों की बात करते थे। देहाती गायब हो रहे हैं, और चीपल में ममनुआ रस्म के बाद जमीन पर लानत भेजी गई है। उन्होंने कुछ बेदार करने की कोशिश की, लेकिन उसमें उनकी तवक्का से ज्यादा वक्त लगा। आरिन ने लिखा था, खौफ से स्याही मिट गई। इस रात लेवरा ने ख्वाब में देखा कि पूरे चांद के नीचे चमकता हुआ एक ही चीपल सायादार शख्सियतों से घरे हुए अल्फाज का नारा लगा रहे हैं जो वो नहीं समझे थे। जैसे जैसे दिन गुजरे, लेवरा ने तब्दीलियां महसूस की। हवा इसका नाम सरगोशी कर रही थी। एक सदी से खामोश गांव की घंटी आधी रात को एक बार बजी। एल्डा ने उसे खबरदार किया, बच्चे, माजी सुन रहा है। आपने उसकी बाज़गश्त को हिलाया है। सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए लियोरा ने दोबारा चीपल का दौरा किया। उसकी पत्थर की कुर्बानगाह पर चांदी का एक कदीम लाकड़ बचा हुआ था, जिस पर सूरज आधा बटा हुआ था। जब उसने उसे छुआ तो रविया ने उसके दिमाग में एक बड़ी आग की तस्वीरें भर दें। लोग चीख रहे थे, और एक वादा कभी पूरा न हुआ। जरीदे से आखिरी इशारा मिल गया, जब सूरज और चांद मिलेंगे तो खोई हुई आवाजें दोबारा उठेंगी। इस रात एक नायाब सूरज ग्रहण के तहत हवा ठंडी हो गई। चेपल की दीवारों से भूले भाले देहातियों की रूहें अभरने लगे। उन्होंने अपनी सच्चाई से सरगोशी की। एक लालची खुदावंद ने
उन्हें हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए कुर्बान कर दिया था। खामोशी से जमीन पर लानत भेजी थी। लिवरा के चेहरे से आंसू बह रहे थे जब उसने लाकुट को वापस कुर्बान गाह पर रखा और सरगोशी की। आपको याद है। साए सुकून से झुक गए और आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गए। अपने पीछे सिर्फ तशकुर की गूंज छोड़ गए। जब सुबह हुई तो रेविन स्पेल मुख्तलिफ था। चीपल बेहाल होकर खड़ा हो गया। वहां फूल खुले जहां घास बहुत पहले से मर चुकी थी, और देहातियों को अगरच्चा इस बात का यकीन नहीं था कि क्यों हल्का महसूस कर रहे थे, जैसे कि आखिरकार बोझ हट गया हो। लेवरा अपने थैले में आरीन के जरीदे के साथ गांव से निकल गई। उसका दिल खौफ से भर गया। उसे न सिर्फ एक कहानी मिली थी जो उसने दुनिया को वापस दी थी, और हुआ मैं कहीं एक आवाज आहिस्ता से सरगोशी की। और इस सोने का खोया हुआ शहर। एक्सप्लोरर की तलाश। सूरज वसिया रेगिस्तान के लढ़कते टीलों पर चमकता है, सुनहरी रीत को चमकते हुए समंदर में बदल देता है। सदियों से मुसाफिरों ने सोने के खोए हुए शहर के बारे में सरगोशी की थी। एक अफसानवी जगह जहां गलियों को चमकती ईंटों से हमवार किया गया था। दरिया पगली हुई सूरज की रोशनी से बह रहे थे और हुआ सहराई फूलों की खुशबू से मोटी थी। अब तक किसी ने उसे नहीं पाया था। इमारा विलास्कीज, एक नडर एक्सप्लोरर जिसने अपने झूले में टुकड़ा हुआ नक्शा था, सहरा के किनारे पर खड़ा था। उसे नक्शा अपने दादा से विरासत में मिला था, जो एक अफसानवी महमजोई है जो कई दहाइयों कबल शहर की तलाश के दौरान गायब हो गया था। अब पगडंडी पर चलने की बारी उसकी थी। नक्शा अमारा ने पहले देखी हुई चीजों के बराकस था। ये गोल्ड लीफ पार्चमेंट पर तैयार किया गया था, जो चांदनी की रोशनी में चमकता था। कदीम अलामतों ने रास्ते को निशानजद किया था, लेकिन एक बाहर खड़ा था, एक चमकता हुआ सूरज जिसके नीचे आंसू का एक कतरा था। इसके दोस्त और साथी माहिर आसार कदीमा लियो आर्मंड ने अलामतों का मुतालहा किया। ये सिर्फ एक समत नहीं है, लियो ने सरगोशी की, ये एक इंतिबाह है। आंसू का मतलब है कि कुर्बानी की जरूरत होगी। इमारा का अज़्म मुतजलजल नहीं हुआ। फिर सहरा हम पर जो भी फेंकेगा उसके लिए हम तैयार होंगे। उनका सफर सख्त था। सहरा ने उनको रीत के अंधे हो जाने वाले तूफानों, दिन को झलसा देने वाली गर्मी और रात को हड्डियों को ठंडा करने वाली हवाओं से आजमाया। उन्होंने घाटियों को पार किया जहां हुआ कदीम रूहों की तरह चीख रही थी, और नखलिस्तान जहां सराबें नाचती थीं। एक रात उन्होंने एक पुराना पत्थर का मेहराब पाया जो रैत के नीचे दबी हुई थी। इसमें एक ही सत्र खदी हुई थी। जैसे ही वो वहां से गुजरे, दुनिया चमकती और लहराती दिखाई दी। चांद की रोशनी में चमकती हुई एक छप्पी हुई वादी को जाहिर कर रही थी। वादी के अंदर उनका सामना शहर के नगहबानों से हुआ। सोने के बुलंद व बाला मुजस्मे जो जिंदा हो गए। उनकी आंखें पघली हुई धात की तरह चमक रही थीं, और उनकी आवाजें जलजलों की तरह गड़गड़ा रही थीं। अपना मकसद बयान करो, एक ने मुतालबा किया। इमारा ने एहतिराम से झुकाया। हम इल्म चाहते हैं, दौलत नहीं। हम शहर की मीरास का एहतिराम करना चाहते हैं। मुजस्मों ने काफी देर तक उसका मुतालहा किया। फिर वो एक सुनहरी रास्ते को जाहिर करते हुए एक तरफ हट गए। वो फज्र के वक्त शहर में दाखिल हुए और नजर ने उनकी सांसें चरा लें। गलियां सुनहरी मोची पत्थरों से जगमगा रही हैं, महल्लात जवाहिरात से जड़ी दीवारों से चमक रहे हैं, और बुलंद ओ बाला दरख्तों पर फल लगे जो सुबह की रोशनी में हल्के से चमकते थे। पघले हुए सोने का एक दरिया शहर के कल्ब में आहिस्ता से बहता और पर गर्म रोशनी डालता जो उसे छोता था। लेकिन शहर के मरकज में एक बहुत बड़ा सुनहरी ओब्लिसक खड़ा था, जिस पर नक्शे से चमकते सूरज की अलामत थी। जब वो करीब पहुंचे तो हुआ भारी होती गई और जमीन कांपने लगी। कहीं और हर तरफ से एक आवाज गूंजी, शहर को महफूज रखने के लिए उसके सरपरस्त के तौर पर रहना चाहिए। अमारा को एहसास हुआ कि उसके दादा ने जो कुर्बानी दी थी वो जरूर शहर की हिफाजत के लिए पीछे रहे होंगे। वो अब उसे देख सकती थी, बूढ़ी लेकिन जिंदा, एक फखरिया मुस्कुराहट के साथ ओब्लिसक पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। दादा, उसने उसे गले लगाया। तुमने उसे पाया अमारा, और अब इंतखाब तुम्हारा है। इमारा जानती थी कि शहर का राज लालच और तबाही से पोशीदा रहना चाहिए।
उसने और लियो ने वादा किया कि वो उसके मकाम को मामा बनाए रखेंगे। गार्डीन के तौर पर रहे और इमारा बाहर की दुनिया में वापस आ गईं, सिवाय कहानियों और सबूत के तौर पर एक सुनहरी पति के। उसने कभी शहर का महल वक़ुआ जाहिर नहीं किया, लेकिन पुरस्कून लम्हों में वो अब भी अपने ख्वाबों में देखें दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, आपके YouTube चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।